वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम हिंदी के विद्वानों के द्वारा जो दिए गए काव्य लक्षण हैं उन पर बातचीत करेंगे। काव्य लक्षण शब्द से आप परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित हैं तो आपके लिए बता दें। काव्य लक्षण का अर्थ यहाँ पे काव्य की परिभाषा से है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय काव्य शास्त्र या कहें कि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य को दो भागों में उसका डिवीज़न होता है, एक गद्य में एक पद्य में। गद्य में जहाँ आपको निबंध, कहानी इत्यादि मिलते हैं, वहीं पद्य में आपको कविता मिलती है। तो इस तरीके से संस्कृत काव्य शास्त्र यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के अंदर समूचा साहित्य हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हम हिंदी के विद्वानों के द्वारा जो दिए गए काव्य लक्षण यानी कि काव्य की परिभाषाएं हैं उन पर बातचीत करेंगे। परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रश्न सीधे परीक्षाओं में आपके यहाँ से बनते हैं। तो शुरू करते हैं। इस क्रम के जो पहले विद्वान हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य के या साहित्य के विषय में कहा कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो परीक्षा के लिहाज से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साहित्य क्या है? जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो कि भारतेंदु युग से ताल्लुक़ रखते हैं और उस समय के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में भारतेंदु युग के हमें दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कथन है या कहें कि काव्य की परिभाषा है या कहें साहित्य की परिभाषा है, तो वो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनके नाम पे ही द्विवेदी युग का द्विवेदी युग नाम पड़ा। और ये सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया 1903 से 1920 तक। तो परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया सन 1903 से 1920 तक। साहित्य को समृद्ध बनाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक महती भूमिका रही। इनका कथन है साहित्य के विषय में, कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यानी कि जो ज्ञान राशि का संचित कोश है वही साहित्य है। अगला कथन देखते हैं, ये भी इन्हीं से संबंधित है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से। ये कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कथन आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि अगर ऑप्शन में आपके रामचंद्र शुक्ल आ जाए तो हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाएं, क्योंकि अंतःकरण की वृत्तियों से संबंधित ही रामचंद्र शुक्ल ने भी बात कही है, जो कि एक बड़े आलोचक हैं हिंदी साहित्य के। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन आपको याद रखना है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यहाँ पे आपको काव्य का अर्थ संकुचित घेरे में नहीं लेना है, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र या कहें संस्कृत काव्य शास्त्र में आपको पता है काव्य का अर्थ जो होता है वो संपूर्ण साहित्य के संदर्भ में होता है। अगले जो विद्वान हैं या कहें रचनाकार हैं, उन्होंने जो विषय इसके कविता या साहित्य के विषय में कहा, काव्य के विषय में कहा, वो ये कहा कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता से संबंधित परिभाषा आपको याद रखनी है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। एक और इनका कथन यहाँ पे दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये कहते हैं कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, यानी जो रचनाकार है उसके जो मन के भाव होते हैं वही शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो अथवा गद्यात्मक। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण कथन है। ये आपको याद करने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत कठिनाई होगी। यहाँ पे मनोभाव से जुड़ी हुई बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर जैसा कि इन्होंने कहा कि चाहे वह पद्यात्मक हो अथवा गद्यात्मक, तो आप देखेंगे कि आधुनिक काल जैसे आगे बढ़ता है, आप देखेंगे प्रयोगवाद से ही अगर देखें तो कायदे से प्रगतिवाद से ही आपको एक तरीके से गद्यात्मक जो काव्य है वो दिखाई पड़ता है विभिन्न रचनाओं के अंदर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उसी के समर्थन में एक तरीके से आपको यहाँ पे दिखते हैं, और वो भी ये मानते हैं कि जो कविता है वो गद्यात्मक या पद्यात्मक ऐसी भी हो सकती है, और जो कविता होती है उसका सृजन मनोभावों का शब्दों में परिवर्तित होकर होता है। कविता का सृजन होता है जब मनोभावों का शब्दों में परिवर्तन होता है। अगला कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, तो आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जितने भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं कविता या साहित्य या काव्य के संदर्भ में,
ये परीक्षा के लिहाज से 100% जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रायः पूछे जाते हैं। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, जिनसे आप परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित हैं तो एक बार फिर बता देते हैं, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आज एक मील के पत्थर में इनकी रचना साबित हुई और विभिन्न आलोचकों के लिए, रचनाकारों के लिए और पाठक और शिक्षकों के लिए ये आज भी महत्वपूर्ण भूमिका इस पुस्तक की है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल की आप जब शैली देखते हैं तो इससे उनके ज्ञान का और इनकी जो एक बौद्धिक इनकी समझ है उसका भी पता चलता है, और इनके अध्ययन का भी हमें पता चलता है, क्योंकि इनके ग्रंथ की जब आप भाषा भी देखते हैं तो उसको आप एक अलग स्तर पे पाते हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। देखिए, इन पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था जो होती है रस दशा कहलाती है। कैसे? हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। वो कहते हैं कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए, जिसे इन्होंने रस दशा कहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी क्या करती है? शब्द विधान करती है। और ये कहते हैं उसे ही कविता कहते हैं। जो शब्द विधान होते हैं हृदय की मुक्ति की साधना के लिए, वही कविता है। इन्होंने कहा इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ चीज़ें याद रख के, जैसे कि आत्मा की मुक्तावस्था का इन्होंने जिक्र किया और ज्ञान दशा का जिक्र किया, इसके साथ कर्म योग, भाव योग और ज्ञान योग का जिक्र किया। तो इनसे आप उसको एक तरीके से समझ सकते हैं परीक्षा में किससे संबंधित ये स्टेटमेंट है। अगला कथन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के ही द्वारा ये कथन दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, ये उनका दूसरा स्टेटमेंट है उससे संबंधित, काव्य से संबंधित। ये कहते हैं कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने बहुत खूबसूरत बात कही, और इसका कारण ये है कि रामचंद्र शुक्ल का जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि तुलसीदास के समर्थन में, और तुलसीदास को एक बहुत ही इनके प्रिय लेखक हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण इस परिभाषा में ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। जिस तरीके से उन्होंने तुलसीदास को लोक मंगल का कवि कहा, आपको पता है तुलसीदास को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, तो उनको लोक मंगल कहने का अर्थ ये था उनका कि उन्होंने अपने स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठकर, जो एक होता नहीं है कि व्यक्ति की जो स्वार्थपरता होती है, उससे ऊपर उठकर उन्होंने लोक के हित की बात सोची और विभिन्न ग्रंथों की रचना की और जन कल्याण के लिए सोचा। फिर चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो प्रेमचंद हों, चाहे वो नागार्जुन हों, विभिन्न रचनाकारों ने जिन्होंने स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर अपना काव्य रचा और जगत की जो नाना गतिविधियाँ थीं और जो उनकी पीड़ाएं थीं, उनका उन्होंने जिक्र किया। विभिन्न रचनाकारों ने, जो हिंदी साहित्य में आपको ऐसे रचनाकार अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। तो ऐसे में तुलसीदास जो इनके प्रिय लेखक हैं, तो उनको उन्होंने लोक मंगल का कवि कहा। वो इसी के कारण कहा क्योंकि तुलसीदास लोक के कवि हैं और तुलसी के यहाँ लोक उनके खुद से काफ़ी ऊपर, वो लोक की बातें, यानी कि एक स्वार्थ संबंधों की जो बातचीत होती है, उन्होंने स्वार्थपरता की बात न सोच के लोक सामान्य की बात सोची, लोक की बात सोची, लोक हित की बात सोची। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल के तुलसीदास प्रिय लेखक हैं, प्रिय कवि हैं, और इसीलिए तुलसीदास को उन्होंने लोक मंगल का कवि कहा, क्योंकि तुलसी लोक मंगल की बात करते हैं। चलिए अगला कथन देखते हैं, ये भी रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है।
इसमें वो कह रहे हैं सत्वोद्रेक यह हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। तो ये पंक्ति भी आप याद रख सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे हृदय की मुक्तावस्था की बात हुई है, जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है, जिसको सत्वोद्रेक भी कहा जाता है। तो सत्वोद्रेक यह हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। अगर रामचंद्र शुक्ल की काव्य की परिभाषा छोटे फॉर्म में देखेंगे तो ये है, ये भी परीक्षाओं में प्राय पूछी जाती है। अब आते हैं महात्मा गांधी जी के कथन पे। महात्मा गांधी के विषय में आप परिचित हैं। महात्मा गांधी का आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी, और इन्होंने साहित्य के विषय में क्या कहा, इन्होंने कहा कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। महात्मा गांधी की दृष्टि में साहित्य क्या है, साहित्य कैसा होना चाहिए, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा, यानी काव्य के लक्षण क्या होना चाहिए, इसके विषय में उन्होंने कहा कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। यानी साहित्य कैसा होना चाहिए, यानी कि ऐसा एक तरीके से बोले एक समन्वयवादी साहित्य होना चाहिए, जो एक बहुत ज़्यादा अभिजात्य वर्ग का भी व्यक्ति समझ सके और एक ऐसे तबके का भी व्यक्ति समझ सके जो सबसे निचले तबका का व्यक्ति है या कहें संघर्ष का व्यक्ति है। तो उन्होंने ऐसे ही साहित्य को साहित्य माना है। तो इनके साहित्य की कसौटी क्या है, एक समन्वयवादी साहित्य होना चाहिए जिसमें सारे वर्ग उसको अच्छे से पढ़ लिख सकें, और इनके लिए कोई भाषाई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए। इनके कहने का अर्थ ये भी है कहीं ना कहीं कि वो हर व्यक्ति समझ सके। तो साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। चलिए, तो ऐसे कई रचनाकार हैं जिनकी भाषा अभिजात्य वर्ग भी समझता है, पढ़ता है, और सारे तबके के लोग उनको पढ़ते हैं। जैसे रचनाकारों में मैं नाम लूँ तो प्रेमचंद हो गए, तुलसीदास जी हो गए। तुलसीदास जी की रामचरितमानस घर घर में आप पाएंगे। तो तुलसीदास जी की लेखनी में वो शक्ति थी कि उन्होंने आज उनकी रचना घर घर में पढ़ी जाती है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा भी है कि कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहा कर हित हुई। तो वो सबके हित के लिए काव्य का सृजन करते हैं। और इसी संदर्भ में देखते हैं, इसी संदर्भ में उनकी कई चीज़ें ये भी उनकी बात निकल के आती है। उनकी दो बातें निकल के आती हैं, एक तो वो सबके हित के लिए काव्य सृजन करते हैं, और दूसरा वो स्वांता सुखाय की जो बात करते हैं, यानी खुद के सुख के लिए भी उन्होंने काव्य का सृजन किया है। तो ये दो चीज़ें निकल के तुलसी के काव्य में आती हैं, और तुलसीदास जी इसीलिए श्रेष्ठ कवि हैं। यानी कहा जरूर उन्होंने स्वांता सुखाय, लेकिन उनका काव्य आप देखेंगे तो वो सबका हित करने वाला है। तो तुलसी से संबंधित से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, यानी कि एक तो उनकी स्वांता सुखाय की जो बात है वो काव्य का सृजन वो स्वांता सुखाय के लिए करते हैं, और दूसरा को लोकहित के लिए करते हैं। दूसरा कथन जो है प्रेमचंद से संबंधित है, महात्मा गांधी के बाद, उसको देखते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। प्रेमचंद से आप परिचित हैं। प्रेमचंद हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं, और उनके कई उपन्यास जो हैं हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं, चाहे वो गोदान हो, गबन हो, सेवा सदन हो, ये सारे उपन्यास इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी कई कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि कफन है। 1936 से जुड़ी हुई जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, जैसे कि 1936 के आसपास की जो कहानी है वो कफन है। 1936 में एक उपन्यास इनका आता है जो इनका आखिरी उपन्यास पूर्ण माना जाता है, उसका नाम है गोदान। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। गोदान एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें आप प्रेमचंद की मानसिकता को समझ सकते हैं। प्रेमचंद ने यहाँ पे जो बात कही साहित्य के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि ऐसा साहित्य नहीं है या कहलाने का अधिकारी नहीं है जिस साहित्य से हमारी रुचि ना जगे, पहली चीज़, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, दूसरी चीज़, हमें गति और शांति ना पैदा हो। गति यानी कि हमें एक तरीके का मोटिवेशन ना मिले, और एक तरीके का जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है और एक तरीके से बहुत कहें तो द्वंद्व में पड़ा होता है, तो उसमें शांति अगर नहीं पैदा हो रही, उस साहित्य को पढ़ने से अगर शांति नहीं पैदा हो रही है या गति नहीं आ रही है, और इसके साथ साथ हमारा सौंदर्य प्रेम नहीं जागृत हो रहा है, ना सच्ची दृढ़ता उत्पन्न हो रही है, तो ऐसा साहित्य आज के लिए बेकार है। वो कहते हैं कि वो साहित्य जो है वो साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है।
तो प्रेमचंद्र की ये महत्वपूर्ण कथन आप याद रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान है। प्रेमचंद्र यहाँ पे कहने का उनका यही अर्थ है कि साहित्य वही है जिससे हमें गति हो, शांति पैदा हो, हमें कुछ सीखने की ललक हो, हमारा कुछ विकास हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो मानसिक हो। तो ये इनका काव्य लक्षण है, ये इनकी काव्य की परिभाषा है, या कहें साहित्य की परिभाषा है। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला कथन भी प्रेमचंद से जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य जीवन की आलोचना है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। साहित्य जीवन की आलोचना है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला कथन है डॉक्टर गुलाब राय का। डॉक्टर गुलाब राय कहते हैं काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। तो डॉक्टर गुलाब राय का ये कथन आपको याद रखना है, ये परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। अगला कथन देखते हैं जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद से आप परिचित हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद, जिनके कई रचनाएं जैसे कि तितली है, इरावती है, आंसू है, कई नाटक जैसे कि स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव सामनी इत्यादि, ये महत्वपूर्ण रचनाएं जो प्राय परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इन्होंने काव्य के संदर्भ में क्या कहा है ये देखते हैं। इन्होंने कहा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। तो इन्होंने काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति माना, और ये उन्होंने माना कि जिसका संबंध होता है वो विज्ञान या विश्लेषण से नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, अगर काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है तो उसका संबंध विज्ञान या विश्लेषण से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। अगला कथन जो है वो सुमित्रा नंदन पंत का है, काव्य लक्षण को लेकर, काव्य की परिभाषा को लेकर। इन्होंने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। हालांकि इस पंक्ति से कई लोग असहमत हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला कथन देखते हैं, महादेवी वर्मा से संबंधित है। महादेवी वर्मा जो कि हिंदी के, यहाँ पे जितने भी रचनाकार अभी जिनका भी जिक्र हुआ, जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो अथवा सुमित्रा नंदन पंत हो, ये सारे के सारे जो हैं छायावाद के 4 स्तंभों में से हैं। महादेवी वर्मा जो कि छायावादी कवित्री हैं और छायावाद के 4 स्तंभों में से आती हैं। उन्होंने कहा कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएँ दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। तो महादेवी वर्मा का कहना है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। जैसे कि कोई रचनाकार कोई रचना करता है तो उनका कहना है कि उसकी भावनाओं से संबंधित, यानी जैसा कि उसने अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर वो किसी रचना का सृजन करता है। और जब कोई पाठक उसका पाठन करता है तो वो भी वैसा ही अनुभूत करता है, उसके अंदर भी वैसे ही भावनाएं संप्रेषित होती हैं। तो महादेवी वर्मा का यहाँ पे कहने का अर्थ यही है। यहाँ वो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो वो अनुभवजन्य काव्य की बात कर रहे हैं, कि जो कविता है वो कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण होता है, और ये इतना सटीक होता है कि दूसरे पाठक में ये भावनाएं संप्रेषित हो जाती हैं। तो उनके कहने का अर्थ ये है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। महादेवी वर्मा का एक और यहाँ पे कथन दिया गया है कि कांटा चुभा कर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कहूँ तो महादेवी वर्मा के पहले कथन को ये दूसरा कथन एक तरीके से दूसरा कथन तर्क के रूप में हमारे सामने आता है। जैसा कि उन्होंने पहले कथन में कहा कि कविता जो है वो कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसकी जैसी भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। दूसरे में वो कह रहे हैं कांटा चुभा कर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, यानी कि बिना उस अनुभव को महसूस करे, बिना उस अनुभव को ग्रहण किए, जो पाठक होता है वो रचनाकार का जो अनुभव है वो महसूस कर लेता है। तो यहाँ पे यही जो है वो काव्य की ताकत है। एक तरीके से महादेवी वर्मा यहाँ पे कह रही हैं कि कांटा चुभा कर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है। हालांकि कहती हैं कि कांटा चुभा कर अगर कोई अनुभव, कांटे का अनुभव उसकी पीड़ा की अनुभूति दे रहा है तो ये तो संसार करता है। लेकिन कवि क्या करता है, वो बिना उस कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। यानी जिस पीड़ा को सहन रचनाकार ने किया है, उस पीड़ा की अनुभूति पाठक तक हो जाती है कृति के माध्यम से।
तो यहाँ पे इन्होंने कवि और काव्य के विषय में महादेव वर्मा के कुछ महत्वपूर्ण 2 कथन थे, तो इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला कथन काव्य के विषय में नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी किसी ग्रंथ से आप परिचित हो तो उसको आप बताइए। ये कहते हैं कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषिक शैली में शब्दावली में रस कहते हैं। तो ये कथन आपको ध्यान रखना नंद दुलारे वाजपेयी का है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। कुछ और कथन बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। परीक्षा के लिहाज से वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले हमने, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी है, जो वो ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो परीक्षा के लिहाज से वो सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के उसकी बना दी गई है और वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। हिंदी साहित्य MCQ सीरीज उसका शीर्षक है। अगला कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। इनका एक और कथन यहाँ पे दिया गया है, काव्य आत्म अभिव्यक्ति है। यानी इन्होंने भी एक तरीके से आप देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि काव्य क्या है, आत्म अभिव्यक्ति है। यानी जो रचनाकार होता है उसकी खुद की जो एक तरीके से उसका जो खुद अनुभव होता है उसी की वो अभिव्यक्ति करता है और वही उसको ही वो काव्य कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। आगे कहते हैं कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। कविता आगे जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वासयन आगे इनका पूरा नाम है और जिन्होंने तार सप्तक की एक पूरी श्रृंखला चलाई और प्रयोगवाद के प्रवर्तक के तौर पे हमारे बीच आते हैं, जिनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हमारे बीच में आज भी लोकप्रिय हैं, जैसे कि शेखर एक जीवनी है। या फिर अगर कविताओं की मैं बात करूं तो असाध्य वीणा बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। असाध्य वीणा आपको पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, यानी कि ये मानते हैं कि कविता सबसे पहले ही शब्द है और अंत में भी शब्द है। कि आपको याद रखने की ज़रूरत है तो आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, कविता सबसे पहले और अंत में क्या है, शब्द है। धूमिल का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जिनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। धूमिल की कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि मोचीराम है, संसद से सड़क तक जो इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है। इनकी ये पंक्ति कह रही है काव्य के संदर्भ में, कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। इस तमीज़ वर्ड को आप पकड़ लीजिए, परीक्षा में अगर ये आता है तो आप समझ जाइए कि धूमिल ने ये काव्य के संबंध में बात कही है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो ये हमने बात करी कुछ विद्वानों के द्वारा, जो महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा जो दिए गए काव्य लक्षण हैं, यानी कि जो काव्य की परिभाषा है, उस पर हमने बात करी। परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही और महत्वपूर्ण होने वाली है, और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।